हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाले टॉपिक को। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को एट ए ग्लैंस एक तरह से देखने वाले हैं इन ब्रीफ, बिकॉज लेटर इन आवर अपकमिंग चैप्टर वी विल डिस्कस about each and every function of management in detail। तो हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में हम इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर इसका एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। बट यहाँ पर भी मेरी एक कोशिश रहेगी कि इन ब्रीफ भी मैं आपको हर वो पॉइंट बता दूँ जिससे कि आपको उस फंक्शन के ऊपर एक अच्छी पकड़ हो जाए और फर्दर अपकमिंग चैप्टर्स में आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So as you can see on the board, there are 5 functions of management. We start with the planning. Second function of management is organizing. Third function of management is staffing. Fourth is directing. And fifth and the last function of management is controlling. और controlling के बाद as you can see on the board कि यहाँ से वापस हम दोबारा से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी वजह से मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी कहा जाता है। आई होप आपको याद होगा फीचर ऑफ मैनेजमेंट में भी हम यही लॉजिक देते हैं कि जो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रिपीटेड बेसिस पर किए जाते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस माना जाता है। चलिए जरा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग को हम नियोजन कहते हैं। So regarding planning we will understand 3 things, and the first thing is this is the first step of management। जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। माय डियर स्टूडेंट, हम भी यूजुअली अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं। जैसे अगर आपके अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th के, तो उसके लिए भी आपने कोई ना कोई प्लानिंग कर रखा होगा कि किस तरह से आपने स्टडी करना है, किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हैं, उस सब्जेक्ट को जो आप टाइम देने वाले हैं आप बुक के थ्रू कितना पढ़ने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चन को कितना टाइम देने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से आप कितने करने वाले हैं, प्रैक्टिस आपका वहाँ पर कितना रहेगा, एंड ऑल अबाउट दिस थिंग्स। तो मतलब देखा जाए तो नॉट ओनली इन बिजनेस, इवन इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज़ अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इवन एक लेमैन भी अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर करता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग को हम सिंपली डिफाइन करते हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग से। कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज नथिंग, इज जस्ट अबाउट थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उस काम के बारे में, दिस इज प्लानिंग। तो हम सोचते क्या है? नाउ क्वेश्चन राइजेस कि जब हम काम को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं तो क्या क्या चीज़ें सोची जाती हैं। सो प्लानिंग को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। हम सोचेंगे कि क्या काम करना है। से आप फाइनल एग्जाम में 90 अबोव मार्क्स लाना चाहते हैं, आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो आप 90 अबोव लाना चाहते हैं, तो व्हाट टू डू, इट मीन्स वी आर डिसाइडिंग अबाउट द टारगेट। जहाँ हम बात करते हैं क्या करना है, तो इसका मतलब होता है कि वी आर डिसाइडिंग अबाउट द टारगेट, के हमारे सामने गोल क्या है। हाउ टू डू, कैसे करना है, वो काम आप कैसे करोगे। 90% मार्क्स लाने के लिए बुक से कितना स्टडी करोगे, हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दोगे, उसमें आपके केस स्टडीज़ कितने होंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी होगी, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर से आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कितना करने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आ जाएंगी। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू दी पाथ। वो रास्ता क्या होगा, वो प्रोसेस क्या होगी जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। वेयर टू डू, कहाँ पर वो काम किया जाएगा, बाय whom is to be done, और वो काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब चीज़ें भी हम वहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, चलिए एक और एग्जांपल से प्लानिंग को समझते हैं कि ड्यूरिंग दिस ईयर वी विल प्रिपेयर 10,000 कार्स। 1000 कार बनाने का हमने टारगेट रखा। तो अब वो टारगेट क्या है, व्हाट टू डू,
प्रोडक्शन ऑफ 10,000 कार, हाउ टू डू, अब ये कार का प्रोडक्शन कैसे होगा, कहाँ पर होगा और किसके द्वारा वो प्रोडक्शंस किया जाएगा, एम्प्लॉइज, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिटरमाइन करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड इन प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो हम ये भी कहते हैं प्लानिंग ब्रिज द गैप, कि जो प्लानिंग है वो ऑलवेज उस गैप को ब्रिज करती है, मतलब उसको फुलफिल करती है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, आप कहाँ पर हैं और कहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। से राइट नाउ आपकी जो परफॉर्मेंस है, अभी आप स्टैंड करते हो 70% मार्क्स पे। कितने परसेंट मार्क्स पे भी आप स्टैंड करते हो? 70% मार्क्स पे। और आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप लाना चाहते हैं 90% से अबोव मार्क्स आप लाना चाहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे, इस चीज़ को कौन फिल करता है? तो इसके लिए हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो आई होप आप सबको प्लानिंग वर्क का मतलब समझ आ गया होगा, व्हाट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग ना सिर्फ हम बिजनेसमैन करते हैं बल्कि हर एक फील्ड में प्लानिंग की जाती है। इवन हम भी अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग, मीन्स संगठन। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट, प्लानिंग में टारगेट डिसाइड करने के बाद से 10,000 कार का हमें प्रोडक्शन करना है, दिस इज आवर टारगेट। इन ऑर्गेनाइजिंग फिर क्या किया जाता है? फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग इज अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स विच डिफाइन एवरीवन्स प्रोफाइल। हर एक व्यक्ति जो किसी भी कंपनी में काम करता है, अब उस एम्प्लॉय का जो प्रोफाइल होगा, मतलब उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, कौन कौन से काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उस काम को करने के लिए उसके पास पावर्स क्या क्या हैं, मीन्स अथॉरिटीज उसके पास क्या क्या होंगी। ये सारी चीज़ें हम पहले से ही एक पेपर के ऊपर एक तरह से डिफाइन कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सब रैंक्स होंगे, ये सब एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होंगे और इस एम्प्लॉय की ये अथॉरिटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एटसेट्रा। साथ ही साथ हम डिफाइन करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को। तो ऑर्गेनाइजिंग कहता है कि जब तक आप ये चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर कट डिफाइन नहीं करोगे कि हु इज़ द सुपीरियर एंड हु इज़ द सबॉर्डिनेट, आप में से बॉस कौन है और उस बॉस के नीचे काम करने वाले उसके कलीग्स, उसके एम्प्लॉयज़ कौन कौन हैं, जब तक ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी तब तक एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूज़न होगा कि किस पर्टिकुलर वर्क को लेकर के उनको कहाँ रिपोर्ट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि अगर हम एग्जाम्पल लें एक स्कूल का जिसमें आपने एडमिशन तो ले लिया है कॉमर्स स्ट्रीम में, लेकिन आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनको नहीं पता है कि आपका अकाउंट्स टीचर कौन है, बिजनेस टीचर कौन है, आपको इकोनॉमिक या मैथ कौन पढ़ाता है, इंग्लिश या हिंदी आपको कौन पढ़ाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई फाइल बनानी हो, से आपको बिजनेस का ही कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, तो प्रोजेक्ट वर्क आप किसके गाइडेंस में बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट वर्क आप किसको शो करेंगे, ये आपको तब तक क्लियर नहीं होता जब तक कि हमें एक टाइम टेबल पे वो क्लियर कट पता ना चल जाए। वो टाइम टेबल ही क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर हमें हर एक पर्सन का पता चलता है कि वो किस पोस्ट पर काम करने वाला है। अलॉन्ग विद दैट इसे थोड़ा सा एडवांस जा करके उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी अथॉरिटीज, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, सो दैट किसी के भी माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट एनी कंफ्यूजन स्मूथली रन कर सके। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विच इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई पोस्ट वेकेंट हो जाए, कोई पद खाली हो जाए, उसके ऊपर एक योग्य और डिजर्विंग कैंडिडेट को अपॉइंट करना। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट जो उस पोस्ट के लिए सही हो, बेस्ट कैंडिडेट को उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, ना कि किसी को भी उठा करके उस पर पुट कर दिया जाए। चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं।
व्हाट इज स्टाफिंग? अपॉइंटिंग राइट कैंडिडेट ऑन राइट पोस्ट। यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है राइट कैंडिडेट और राइट पोस्ट को, मतलब राइट पोस्ट के अकॉर्डिंग हमने राइट कैंडिडेट वहां पर अपॉइंट करना है। जैसी उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो उस पोस्ट का नेचर है, हमें वैसी ही क्वालिफिकेशन वाला पर्सन वहां पर अपॉइंट करना चाहिए। सो अपॉइंटिंग राइट कैंडिडेट ऑन राइट पोस्ट और इवन वी कैन से एट राइट टाइम, जब ज़रूरत हो तब। कई बार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में कुछ सीजनल प्रोडक्ट में आप डील करते हो, तो जब आपको डिमांड है वर्कर्स की बहुत ज़्यादा, तब वर्कर आपने अपॉइंट नहीं किए, लेकिन जब सीजन चला जाता तब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता। तो एट राइट टाइम भी कहीं तो गलत नहीं होगा। तो अब स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जब हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो क्या क्या फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेटर वी विल डिस्कस इन द चैप्टर स्टाफिंग इन डिटेल, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब हम स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टाफिंग इंक्लूड रिक्रूटमेंट, इसमें आता है एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना, सिलेक्शन, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना बाय टेकिंग फ्यू स्टेप्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और अगर रिक्वायर्ड है तो अपने एम्प्लॉयज़ को काम को सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना, ये भी हमारे स्टाफिंग के अंदर ही आता है। अब अगर हम बात करें क्या स्टाफिंग यहीं पे रुकता है एटसेट्रा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक हर एक एम्प्लॉयज़ की आप परफॉर्मेंस का रिपोर्ट रखते हो कि किसको कितनी बार काम दिया गया, कितना अच्छे से काम किया, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकें जिसकी परफॉर्मेंस बेटर है उसको प्रमोट करें, और जिसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, डाउन है, उसको हम डिमोट भी कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शंस भी स्टाफिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 पोस्ट वैकेंट है। वैकेंट पोस्ट है अकाउंटेंट की और सेल्स एग्जीक्यूटिव की। एक हमें अकाउंटेंट चाहिए और एक हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, और हमारे पास 2 कैंडिडेट आते हैं। एक का क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए है, और एक है एमबीए इन मार्केटिंग। सो जस्ट टेल मी कि आप किस पोस्ट पर कौन से कैंडिडेट को अपॉइंट करोगे। अगर आपने स्टाफिंग को अच्छे से समझ लिया है तो आप यहां पर एग्जैक्टली बता पाओगे कि आपको किस पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट के लिए इनमें से कौन सा कैंडिडेट सही है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए इनमें से कौन सा कैंडिडेट सही है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं। ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर सेंड कीजिएगा। मुझे आपके व्यूज़ का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो आंसर्स होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड लास्ट, 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड दिस इज डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग होता है निर्देश देना, डायरेक्ट करना, किसी को कोई ना कोई गाइड करना। अब अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो यहां पर हम जनरली करते क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन स्टाफिंग हम सिर्फ अपॉइंट करते हैं, और इन डायरेक्टिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है। कई बार जब वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट भी करते हैं। अब डायरेक्टिंग फंक्शन को अगर आपको समझना है तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। आपको सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को याद रखना है। देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। लेट अस सी सुपरविजन होता है क्या है। सुपरविजन का मतलब होता है रूटीन चेकिंग। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो, कोई टीचर आपकी क्लास ले रहा होता है, तो कई बार हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल जो है वो राउंड लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन कौन टीचर क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि रूटीन में जो प्रिंसिपल राउंड लगाते हैं, जो देखते हैं, तो वो ही क्या होता है, सुपरविजन होता है। उस रूटीन चेकिंग को ही सुपरविजन कहा जाता है। और कंपनी में ये काम एक सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है कि एम्प्लॉइज प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं या नहीं। मोटिवेशन आप सभी जानते हैं, आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मोटिवेशन के ऊपर देखी होंगी जिसमें कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको इंस्पायर करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, मोटिवेशन से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो व्हाट इज मोटिवेशन? एनकरेजिंग एम्प्लॉइज,
सम टाइम एक ही काम को बार बार करते हुए कुछ एम्प्लॉयज़ अपने रूटीन वर्क से बोर होने लगते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आ जाती है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली अपना काम करे बिना बोर हुए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये काम करेगा कौन? तो ये काम एक लीडर के द्वारा किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, एक टीम के अंदर एक लीडर होता है। तो लीडरशिप, दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, टेकिंग इनिशिएटिव टू लीड अदर। वो पर्सन जो कि इनिशिएटिव लेता है बाकी सभी को लीड करने के लिए। जैसे कि क्लास में मॉनिटर काम करता है, मॉनिटर का भी तो यही वर्क होता है। एक मॉनिटर क्या करता है, क्लास को लीड कर रहा होता है। अगर किसी को कुछ बोलना है तो मॉनिटर उस सबके बिहाफ पे वो बात बोल सकता है, टीचर को या किसी और पर्सन को। तो लीडरशिप, उनको लीड करना। लास्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, लीड करने के लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, थॉट्स, इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन टू अनदर। तो जहाँ पर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इफेक्टिव होना ज़रूरी है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सही सेंस में सामने वाले पे जाए और उसका कोई और सेंस ना निकाले। सो दैट्स वाई अब डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब इन्हीं से मिलकर के हम क्या बना लेंगे, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग को समझते हैं। जरा फोकस करना भी यहाँ पे, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दी सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग and communicating with the employees of the organization so that common goal can be achieved। तो ये कहता है कि हमें सिर्फ 4 वर्ड्स को याद रखना है और इन्हीं से हमारा मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग बन जाएगा। फिर से सुनिए जरा, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दी सुपरवाइजिंग, सुपरविजन से बन गया, मोटिवेशन से बनाया मोटिवेटिंग, लीडरशिप से बनाया लीडिंग और कम्युनिकेशन से बनाया कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज so that organizational goal can be achieved, or you can say for the smooth running of an organization, ये हम ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो डायरेक्टिंग है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कंट्रोलिंग पर और समझते हैं कंट्रोलिंग विच इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। सो कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो कंट्रोलिंग में जनरली हम ये देखते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि जो टारगेट है जो हमने रखा था, आई होप आपको याद होगा कि इन प्लानिंग हमने टारगेट क्या लिया था, प्रोडक्शन ऑफ 10,000 कार। तो आपका टारगेट क्या था, क्या प्लानिंग आप करके पहले चल रहे थे, उस टारगेट को पहले देखा जाता है। सो व्हाट वाज द प्लान्ड टारगेट, 10,000 कार। देन वी विल सी व्हाट वी एक्चुअली अचीव्ड, हमने कितना अचीव किया, मतलब कितनी कार हमने उस करंट ईयर में बना ली। तो माय डियर स्टूडेंट, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद परफॉर्म किया जाता है, जिस टाइम के लिए उस टारगेट को फिक्स किया गया था, डिटरमाइन किया गया था। सो आफ्टर 1 ईयर हम ये देखेंगे कि हमने कितनी कार मैन्युफैक्चर की। से आप 10,000 कार मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये कम भी हो सकती हैं और ये बराबर भी हो सकती है। हमने एग्जांपल लिया, से 9,000 कार आप वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर पाते हो, तो अब आपका टारगेट कितना अचीव हुआ, 9,000 कार, 1,000 कम रह गया। तो क्या इसको यहीं छोड़ देंगे, जबकि आपने हर एक चीज़ ऑर्गेनाइजिंग से लेकर के बेस्ट एम्प्लॉय से लेकर के टाइम टू टाइम आपने उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया, मोटिवेट भी किया, फिर जो प्रोडक्शन था वो 10,000 कार का क्यों नहीं हुआ, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम और कंट्रोलिंग के अंदर फिर हम रीजंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं या जो भी हमारा रिजल्ट वहाँ पर रहता है, स्पेशली इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, जब आप फेल हो जाते हो टारगेट को अचीव करने में, तो हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं। और रीजंस को हम क्या कहते हैं, इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी दिस इज कॉल्ड डेविएशंस। ये रीजंस क्या होते हैं, डेविएशंस होते हैं। तो वी विल फाइंड आउट द डेविएशंस फॉर फेलियर, वी कैन से। तो रीजंस क्या हैं, तो वो हम रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, किन रीजंस की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। और क्या रीजन फाइंड आउट करने के बाद सब कुछ छोड़ देंगे, यहीं पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, या अब इससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई हैं
तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किया जाए, सो दैट कि वो प्रॉब्लम इन फ्यूचर दोबारा अराइज ना हो। जैसा कि हमारे लिए किसी भी पर्सन के लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी नहीं है, से कोई पर्सन बीमार है कि उसको क्या बीमारी है, बल्कि फिर ये जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस बीमारी का अब ट्रीटमेंट क्या है। ठीक वैसे ही बिजनेस में रीजंस फाइंड आउट करने के बाद फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो इन कंट्रोलिंग हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और इन फ्यूचर हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े। यहां पर हम आपकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। से कि आप जो टारगेट लेके चल रहे थे, आप ये लेके चल रहे थे कि आप 90% से अबोव मार्क्स स्कोर करने वाले हो, और बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम में आपके जो मार्क्स आते हैं वो 80% आता है। ओके, कितने परसेंट मार्क्स आता है? 80% आपके मार्क्स आता है। अब आपने हर एक चीज जो प्लानिंग की थी, आपने स्टडी जिस तरीके से की थी वो 90% मार्क्स के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन आपके मार्क्स कितने आए प्री बोर्ड में? 80%। तो अब क्या रीजंस फाइंड आउट करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, जानना जरूरी नहीं है कि कहां कमी रह गई थी? मे बी आपने केस स्टडीज क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना किया हो जिसकी वजह से मार्क्स कम हुए हो, या फिर आपने राइट करके ना देखा हो और आपकी राइटिंग स्पीड कम होने की वजह से आपका पेपर छूट गया हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपको फाइनल में 90% से अबो अपना डिजायर्ड गोल अचीव करना है तो आपको उन रीजंस के साथ साथ उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से केस स्टडी क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर एग्जाम 3 आवर्स का टाइमिंग पे सैंपल पेपर को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्पीड बन जाए और एक्चुअली में पता चले कि हम कितने टाइम में पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको कुछ टिप्स भी मिल रहे हैं कैच करना उन पॉइंट्स को। तो इस तरह से कंट्रोलिंग जो है वो वर्क करती है, जहां हम पहले देखते हैं टारगेट क्या था, फिर हमने कितना अचीव किया, जो रीजंस रहे वहां पर उसको रीजंस को फाइंड आउट करने के बाद उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको माय डियर स्टूडेंट ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लोगे तो जैसे ही कोई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।